Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 6 September 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो आज का पहला जो आर्टिकल है, it is with regard to loss and damage fund. Now what do you mean by LDF? ये सब समझते हैं और आज का न्यूज क्या है, कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं. So firstly, let's understand what this term means, loss and damage fund. ये इंट्रोड्यूस कब किया था ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था COP27 में, और ये जो COP है या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, दिस वाज हेल्ड इन 2022 इन अ प्लेस कॉल्ड शर्म एल शेख, इजिप्ट. तो ये एस्टैब्लिश हुआ था एक फंड जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड. इस फंड में क्या होता है? इट इज लाइक अ फाइनेंशियल असिस्टेंस. किसके लिए? टू दोज कंट्रीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स. जैसे कि फ्लड्स आती है, ओके, साइक्लोन्स आता है, यू नो, इट इज इन टर्म्स ऑफ सडन एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट्स. जब ये सिचुएशन आता है किसी रीजन पे, उस कंट्री को हेल्प करने के लिए एक फंड एस्टैब्लिश किया गया है, स्पेशली फॉर द developing and the least developing countries. So this is mainly a fund that will be compensated by the rich nations and will be given to the poorer countries. So ये पैसा जाता है from the rich countries to the poor countries, and this is how they're going to help these countries who are experiencing the problems that was mainly caused by the rich countries because उन्होंने industrialization किया है, इतना emission किया है, जिनके कारण climate change हो रहा है. So here when you talk about losses, there are two types of losses. एक लॉस है इकोनॉमिक लॉस. इकोनॉमिक लॉस का ये मतलब है जैसे कि because of floods we see that the building collapses, right? तो ये infrastructure loss हुआ, so therefore it is considered as monetary loss. The second type of loss is non-economic losses. ना दूसरे टाइप ऑफ लॉसेस हो सकते हैं. दैट मीन्स जब कोई फ्लड्स की एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, व्हेन वी फाइंड दैट इट डिस्प्लेसेस द पॉपुलेशन ऑफ दैट रीजन, और उस जगह की बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट होती है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो लॉसेस, लेकिन ये हम इनकम में नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक लॉसेस. इवन द ट्रॉमा दैट द पीपल फेस, ये भी नॉन इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं. सो इसकी भरपाई करने के लिए दिस काइंड ऑफ फंड इज क्रिएटेड. तो ये 2022 में फंड तो बना था, लेकिन इट इज अप्रूव्ड, ओके, या ये ऑपरेशनलाइज हुआ था अगले साल 2023 में. ऑलराइट, एंड वेयर वाज द कॉप इन 2023? दुबई, राइट, इन UAE. एंड अगर हम इस साल का कॉप 2024 की बात करें, वेयर इज दैट? दैट इज इन बाकू, विच इज इन अजरबैजान. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये कॉप 29 होगा इन 2024. तो नवंबर में यू विल हैव दिस कॉप दैट विल बी देयर. So now that we've understood about this fund, it is going to be easier for us to understand the article. So यहाँ पे it is said that can Kerala access the funds from the loss and damage fund? ये पूछा गया है that because केरला में क्या हुआ है? We know वायनाड डिस्ट्रिक्ट में they experience landslides, right? Disaster हुआ है, तो इसमें can we get access to the loss and damage fund? But it is not so easy, is the article is telling us so. So जब ये फंड बना था, ऑपरेशनलाइज हुआ था पिछले साल, $700 billion accumulate किए गए थे from countries like UAE, because यहाँ पे सेशन हुआ था. Apart from that you have Germany, France, Italy, इन्होंने contribute किया. It is said India faced $56 billion losses. हमने इतने $billion के लॉसेस एक्सपीरियंस किए हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इफेक्ट्स फ्रॉम 2019 to 2023. And of course we are seeing floods, we are seeing landslides in major parts of India. तो यहाँ पे हम देखते हैं, of course we require these funds, बट प्रॉब्लम है इस फंड्स में बिकॉज जब भी हम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं, द मेजर प्रॉब्लम इज फंड्स जो डिस्पर्स होते हैं टाइम पे डिस्पर्स नहीं होते हैं. सो दे टेक टाइम फॉर इट टू कम टू द स्टेट
which requires it. So that is the most major problem when we talk about dispersal of funds. तो इस फंड को डिस्पर्स करने के लिए मैनेज कौन कर रहा है? So for the time being we understand that World Bank इसका interim trustee होगा. It's going to be managed by a governing body which will be looked by the World Bank. तो यहाँ पे the more major aspects we need to understand is disbursement कितना होगा, कैसे होगा. We also need to understand कि इंडिया में अभी भी कोई laws नहीं है to understand how much destruction has happened. We need to ourselves make these policies जहां पे हम बात कर रहे हैं कि कितना डैमेज हो रहा है because of these floods, because of these disasters. And second thing, we need to have a proper procedure to access this. कि कितना एनालाइज करना होगा, कितना एक्चुअली लॉसेस हुआ है एंड कितना हमको देना पड़ेगा उस स्टेट के लिए. सो आर्टिकल ये कहता है दैट व्हेन केरला हैड अंडरगॉन फ्लड्स 2018 में, तो क्या हुआ था, केरला हैड टू अंडरगो अ लॉट ऑफ लॉसेस एंड यहाँ पे स्टेट पे ज्यादा बर्डन होता है. सो फर्स्टली डोमेस्टिक लॉस होने चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि अगर डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है, टू एनालाइज द लॉसेस एंड वी शुड ऑल्सो हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर टू एक्सेस हाउ मच लॉसेस हैव बीन डन. तो प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए समझने के लिए कि कितने लॉसेस हुए हैं. So this is all that the article of today talks about. Let's proceed with the next article, again given in the Hindu. Now this is talking about fiscal imbalance. पहले समझते हैं, before understanding what is vertical fiscal imbalance, what do you mean by the term fiscal imbalance? So fiscal imbalance का मतलब है जब भी आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हो बट आप कमाते नहीं हो इतना. आई थिंक दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर इन आवर लाइफ्स, जहां पे हम ज्यादा खर्च करते हैं पर हम ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है, राइट. सो दैट हैपेंस ऑल्सो विद कंट्रीज, विद स्टेट्स. दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल इम्बैलेंस. एक्सपेंडिचर इज मोर एज कंपेयर्ड टू द रेवेन्यू रेजिंग फैसिलिटी. नाउ फिस्कल इम्बैलेंस दो तरीके के होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड ये दो तरीके कौन से हैं, दो टाइप्स कौन से हैं. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस एंड द नेक्स्ट वन इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस. हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस इज मेनली जब स्टेट्स आपस में या रीजन्स आपस में हम देखते हैं when they spend more than they actually earn, than they actually collect. इसको कहते हैं horizontal. So this is among the states, among the regions. State में भी regions होते हैं, तो हम जब horizontal देखते हैं among our states or among the regions, this is called horizontal fiscal imbalance. Take for example Bihar and Maharashtra. राइट, बिहार में हम देखते हैं रेवेन्यू कलेक्टिंग कम होगा बिकॉज इनकम इनका पर कैपिटा इनकम कम है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, राइट, एज कंपेयर्ड इफ यू कंपेयर विद महाराष्ट्र जहां पे कलेक्शन फिर भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिहार. नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड वर्टिकल. वर्टिकल टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट लेवल्स, जैसे कि सेंटर और स्टेट, राइट. सेंटर और स्टेट का अगर हम रिलेशन देखें, जहां पे स्टेट्स ज्यादा स्पेंड करता है बट कम रेवेन्यू कलेक्ट करता है. सो इन दिस डेटा वी अंडरस्टैंड कि 61% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द स्टेट. इतना स्टेट्स स्पेंड करता है बट ओनली अबाउट 38% is what is the revenue that it collects. Revenue receipt की बात करें, यानी जो उनके पास पैसे आता है, that is only about 38%. So you see there is some imbalance in this. जितना आ रहा है जितना उनको spend करना है, that is vertical fiscal imbalance. Alright, and this article talks only about, तो हमारा जो फोकस है आज का, it is only going to be on this vertical fiscal imbalance, जहां पे states ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पर कम पैसे आ रहे हैं खर्च करने के लिए, या कम पैसे हैं हमारे पास, so that we can apply in different sectors.
सो अगर हमको ये इम्बैलेंस को बैलेंस में लाना है, विच इज द एजेंसी दैट विल हेल्प अस टू डू सो, दैट इज द फाइनेंशियल कमीशन। बहुत बार हमने किया है फाइनेंशियल कमीशन के बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन आर्टिकल 280, राइट। तो रिसेंटली 16th फाइनेंशियल कमीशन गठित हुआ था, एंड कैन यू नेम हु इज द चेयरमैन और द चीफ फाइनेंस कमीशन? इनका नाम कौन हेड करता है, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। सो हियर वी अंडरस्टूड दैट फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। इनका काम है टू डेवल्यूशन करना, किसका? टैक्सेस जो कलेक्ट करता है सेंटर, टू गिव इट टू द स्टेट्स, कितना स्टेट्स को जाना चाहिए, दैट इज द वर्क ऑफ द फाइनेंस कमीशन। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ फाइनेंस कमीशन। कितना फंड्स जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, कितना स्टेट्स को जाना चाहिए। नाउ हाउ डज इट डिसाइड कि कितना हमको देना चाहिए, द परसेंटेज, हाउ डज इट डिसाइड? दैट इज ऑन बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, कितना पॉपुलेशन है उस स्टेट की, ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट मीन्स दे विल रिक्वायर मोर फंड्स। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसका मतलब है जो स्टेट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए। सो इफ द स्टेट्स आर डूइंग एफर्ट्स, वी नीड टू रिवॉर्ड देम, हमको कुछ उनको इंसेंटिव देना होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कैसा स्टेट्स कर्ब कर रही है अपना पॉपुलेशन। ओके, द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ऑल्सो विद रिगार्ड टू इनकम डिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकम डिस्टेंस? फॉर एग्जाम्पल, what is the per capita income of the person, right? Per capita income अगर कम है, हमको ज्यादा फंड्स पंप इन करेंगे बिकॉज उस जगह का इनकम, एवरेज इनकम कम है, सो देयरफॉर नीड टू गिव मोर फंड्स टू दैट स्टेट। फोर्थ, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फैक्टर जब सेंटर स्टेट्स को फंडिंग देता है। फॉरेस्ट अगर ज्यादा होता है, उस स्टेट को फंड ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव फॉरेस्ट, दे कैन नॉट कट डाउन द फॉरेस्ट टू ब्रिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, राइट? तो हमको फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना होगा, नहीं तो फॉरेस्ट लैंड्स हमें खत्म हो जाएंगे। इजंट दैट करेक्ट? सो देयरफॉर फॉरेस्ट जिनका ज्यादा है उनको हम फंड्स दे रहे हैं, उनको हम सॉर्ट ऑफ कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, बिकॉज आप फॉरेस्ट मत काटो पर हम आपको फंड्स देंगे टू काइंड ऑफ बैलेंस इट आउट। सो दैट इज मेनली फॉरेस्ट। एंड ऑफ कोर्स द टैक्स एफर्ट्स, जितना वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं आपस में विद रिगार्ड टू द वेरियस टैक्सेस लाइक द स्टैम्प ड्यूटी दैट द स्टेट also collects, right? So these are some important factors जहां पे हम देखते हैं where we see, you can also add area. एरियाज जितना बड़ा स्टेट होगा उनको ज्यादा फंड्स की जरूरत है, आवश्यकता है उतने ज्यादा फंड्स की। सो एरिया इज ऑल्सो वन सच फैक्टर दैट यू कैन मेंशन। सो दीज आर द फैक्टर्स वेयर वी टॉक अबाउट when the finance commission checks कि कितना funds हमको states को देना चाहिए, तो इसके मुकाबले they give that much percentage or that much funds to the state. So now we see according to the 14th finance commission, इसके पहले 14th finance commission था, इन्होंने बोला था कि सेंटर को states से 42% फंड्स देने चाहिए। ओके, कितना परसेंट? जो भी उन्होंने नेट प्रोसीड्स है, जिसका मतलब है जो भी हम उनको टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, माइनसिंग द कलेक्शन चार्जेस, सरप्लस, सेसेस, जो भी एडिशनल चार्जेस खत्म करके, कैंसिल करके जो भी मेजर फंड्स है, इस परसेंटेज को कितना देना चाहिए टू द स्टेट्स? हाउ मच दे दे से? 42%। 15th फाइनेंस कमीशन ने इस 42% का 41% किया था। Why did it do 41%? Because जम्मू कश्मीर न्यूली क्रिएटेड, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख न्यू यूनियन टेरिटरीज, तो इनके लिए 1% स्पेसिफिकली रखा गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट यूनियन टेरिटरीज। एंड अभी 16th फाइनेंस कमीशन, ओके, द वन दैट इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं दैट यू नो वी शुड हैव अ हायर डेवल्यूशन, बिकॉज हमारे यहाँ पे डिजास्टर्स, हम यहाँ पे ज्यादा ग्राउंड लेवल पे सर्विसेज देते हैं,
तो हमको ज्यादा फंड्स चाहिए. So they are saying that 16th Finance Commission should give about 49%, but we will wait and see what is the number which the Finance Commission that gives. ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था with regard to the vertical fiscal imbalance. Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to the Public Accounts Commission. So let's understand what is this body and what is its major work. So firstly, आर्टिकल बता रहा है कि ये जो कमिटी है, it is going to check the performance of what? Performance of regulatory bodies. जैसे कि we have SEBI, right? The stocks को मैनेज करने वाला जो बॉडी है, एक्सचेंज मार्केट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मार्केट्स ऑफ इंडिया, या जो ट्राई है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ऐसे सब बॉडीज, जो एयरपोर्ट्स all of these are going to be checked mainly by the PSC committee. So let's understand about the PSC committee, but before we understand, a couple of days ago मैंने जब ये session लिया था, I discussed about departmental related standing committees. Do you remember DRSCs? कितने committees है? Use the chat box and tell me. Let me see if you actually remember कितने departmental standing committees हैं and कितने लोकसभा के अंडर है, कितने राज्यसभा के अंडर. So I am going to take this up in my next class and let me see how many of you all have got this correct. All right. So anyway, मेरा article जो है कि why am I discussing about an old article? Now that is because these come under parliamentary committees. ओके, दैट मीन्स ये जो कमिटीज है कौन बनाता है? द पार्लियामेंट से गठित, कॉन्स्टिट्यूट होती है. सो बहुत सारे ऐसे बॉडीज है, जैसे DRSC वाज वन सच कमिटी. ओके, देन वी आल्सो हैव सम एड हॉक कमिटीज, ओके, लाइक सम टेम्पररी कमिटीज, सम एडवाइजरी कमिटीज है, एंड अनदर ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट इज द फाइनेंशियल कमिटीज. Okay, now in these financial committees, they are made of 3 types. What are these 3 types? The first one is PAC, then is estimate committee, and committee on public undertaking. Okay, तो ये किसके अंदर आती है? फाइनेंशियल कमिटीज के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज आती है, PAC, एस्टिमेट्स कमिटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग. ना आज का आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमिटीज के बारे में है, सो हमारा फोकस यहां पे होगा. पब्लिक अकाउंट कमिटी, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी. ये बनाया था 1921 में. ओके, 1921 में बनाया था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डिड इट कम, कौन से एक्ट के दौरान ये आया था. We have seen the recent article, okay, act. इसके पहले was what? Montague-Chelmsford. अगर आपने हिस्ट्री किया है, you must have heard of this Montague-Chelmsford reforms, right? Montague-Chelmsford में Montague is the Secretary of State, Chelmsford is the Viceroy, right? And ये 1919 का एक्ट है, या इंडियन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं. तो इस एक्ट के दौरान they had recommended that we should also have a public accounts committee that will scrutinize जो अकाउंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्पेंड करता है, उसको ऑडिट करने के लिए, टू ऑडिट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. So 1921 में we see that it was first established. So as I said, oldest body. Now यहाँ पे कितने members होते हैं? There are about 22 members in this committee, और 22 members में 15 members होते हैं लोकसभा से and 7 members होते हैं राज्यसभा से. All right? जो चेयरमैन होता है, okay, the chairman is appointed by whom? He is appointed by the speaker. Now he is appointed by the speaker. He is not the speaker. तो स्पीकर किसको अपॉइंट करेगा? Now that is according to a convention. Okay, यहाँ कोई एक्ट में नहीं बताया है. Okay, it's not mentioned anywhere, but it is a convention that is followed कि जो चेयरमैन होता है, he will be from the opposition party से, right? He will not be from the
मेजॉरिटी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, बट ये ऑपोजिशन से है. सो हु इज द current chairman of the PAC? He is a senior Congress leader, Lok Sabha member KC Venugopal. KC Venugopal, right? Now we also see that कौन अपॉइंट करता है ऐसे मेंबर को? It is the speaker's role to do so, and it is only through a form of a convention. So what are the major functions of the PAC meeting, PAC committee? Firstly, understand कि ये जो कमिटी है इसका टेन्योर या इसका टर्म जो है ये 1 साल का होता है. Alright, it's just 1 year. What will it do? It will review, okay, about the accounts of the government, right? जो भी audit करता है expenditure and if the revenues that are coming. So that is a major task. So reviewing about even the different bodies. So it is keeping a close watch on your government, on your executive. Okay, and यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी मिनिस्टर इस मेंबर इस कमिटी का मेंबर नहीं होगा. So there will be no ministers. Okay, they are just members of the parliament, not ministers. कोई मिनिस्ट्री का मेंबर नहीं होगा ऐसे बॉडी में, because they are checking the work of the ministries, right? So that is why. तो अभी ये फॉर्म किया गया है mainly for what? Mainly they are reviewing, अभी रिव्यू कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज जितना वो टैक्सेस लेते हैं. We know that we give a lot of charges are levied on us, right? तो ये चेक करते हैं कि are they accurate, are they required, कोई एक्सेस में तो नहीं ले रहे हैं जो फीस ले रहे हैं, right? टैरिफ्स ले रहे हैं. All of that is checked by the PAC committee. So as I said, scrutinizing the committees that are there, the regulatory bodies that are there. So this is all with regard to the PAC. Let us now focus on the next article. Next article, again a body which was newly constituted, and this is the Law Commission. तो Law Commission हम देखते हैं कौन सा लॉ कमीशन है. दिस इज द 23rd लॉ कमीशन दैट हैज कम इनटू बीइंग. सो अगर हम लॉ कमीशन की बात करते हैं, व्हाट इज अ लॉ कमीशन? लॉ कमीशन का मेजर ड्यूटी है, इट इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट. इट्स एडवाइजरी बॉडी. रिमेंबर, इनके रिकमेंडेशंस दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. तो इनका काम क्या है? ये रिव्यू करती है हमारे जो भी लॉज है. ओके, दे आर एमिंग टू सिंप्लीफाई द वेरियस लॉज दैट वी हैव. ये रिकमेंडेशन का काम करती है कि ऐसे चेंजेस हमको लाने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. So what does it do? It advises the government on legal reforms. That is the role of Law Commission. So Law Commission, when was it first established? It was established in the year 1834. Okay, 1834. And we had Lord Macaulay. He was the first law commissioner, the first head chief जो है लॉ कमीशन के, was Lord Macaulay. Now this was before independence. तो अगर हम देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेट मी जस्ट राइट दिस क्लियरली. सो लॉ कमीशन के बारे में यहां पे समझते हैं. लॉ कमीशन, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या कोई एक्ट में मेंशन्ड है? द आंसर इज नो. फिर ये कहां पे मेंशन किया गया है? इट इज मेनली थ्रू अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. ओके, ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से कॉन्स्टिट्यूट होता है. दैट मीन्स इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज ये ना ही लॉ से बना है ना ही आर्टिकल से बना है. ओके, इट इज थ्रू अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दैट दिस बॉडी कम्स इन. Now let's also understand, we understood that ये advisory body है, इसके functions है advisory in the nature with regard to your legal reforms, यानी कि कौन से laws होने चाहिए, okay, कौन से laws को repeal करना चाहिए, scrutinize करता है the legal aspects of it. इनका जो term है ये कितने साल का है? It is a 3-year term. It is a 3-year term. So who is normally appointed as the chairperson? The chairperson is usually
a retired Supreme Court judge. A retired Supreme Court judge. Now, 23rd Law Commission का chairperson has not been disclosed yet. It has not been told to us yet. So अभी तक हम बस देखेंगे कि कौन होता है ये retired Supreme Court judge. Now, if they also ask you that who was the previous Law Commission का chairperson, तो 22nd Law Commission का अगर पूछा है, so you can mention it is Ritu Raj Awasthi. Ritu Raj Awasthi. Okay, now this was the previous one. If they ask you the first law commission, it's Lord Macaulay. ये तो हमने देखा था, कब बना था? 1834 में, right? Lord Macaulay. तो ये कौन से आर्टिकल से आया था? अगर ये आर्टिकल पूछा है, there was a Charter Act of 1833. Okay, 1833 का एक्ट के वजह से ये लॉ कमीशन बना. उस टाइम पे again to check with or recommend with regard to the laws, the legal reforms. And अगर इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं, the first time it was constituted in the year 1955. And who was the chairperson back then? It was MC सेतलवाद. तो आपको ये नाम याद होने चाहिए. Alright, so this is the law commission. We are seeing now it is reconstituted and बहुत सारे interesting ये reforms भी देते हैं. It is said because of the 1833 जो Macaulay का committee है, they were the ones that also kind of recommended कि Indian Penal Code होना चाहिए, CRPC. So in the coming years we saw that ideally came into being. Of course now the new criminal laws have changed them all. So this is with regard to the Law Commission and the newly constituted, which is the 23rd one. Let's understand the next article. The next article is a very interesting news because यहाँ पे rankings होता है. Rankings के बारे में दिया गया है. Ranking का नाम है Business Reform Action Plan. Business Reform Action Plan. This is called 22 awards. So who is giving this sort of a ranking? This is the DPIIT, which is the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. I'm going to repeat it once again. The Department for Promotion of Industry and Internal Trade. तो ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड. ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है. तो ये जो रिफॉर्म है किसके लिए देता है? इट बेसिकली रैंक्स द स्टेट ऑन हाउ दे आर डूइंग ऑन द बिजनेस फ्रंट. कितना वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हैं. आइडियली बहुत कुछ साल पहले वी हैड द वर्ल्ड बैंक वुड गेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. ओके, हाउएवर ये रिपोर्ट बंद हो चुका है. इंडिया ने ये 2014 में स्टार्ट किया खुद के स्टेट्स को रैंक करने के लिए. ओके, अपने ही स्टेट्स को रैंक करने के लिए. सो हियर हु इज द टॉप परफॉर्मर? वी हैव केरला हु हैज टॉप्ड. Okay, it's a top performer in citizen-centric reforms as well as in business-related reforms. यानी देखता है states कितने ये digitalization को adopt कर रहे हैं. Is it simplifying the processes या बहुत सारे unnecessary steps? ये document, वो document चाहिए. Is it doing that? So all of these are mainly checked when you are ranking these states to ensure कि आप कितना easily allow करते हो businesses को enter करने के लिए, यहाँ पे कितना easily smooth चलता है, efficiency कैसी है, all of this is checked. So here we have got some important message and the rankings that we have to remember. Let's understand the next article now. ये एक editorial है आज के द हिंदू में. So this is with regard to critical mineral mission and something that अफ्रीका से रिलेटेड कुछ यहाँ पे उन्होंने लिंक किया है. सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मिनरल. ये जो टर्म है क्रिटिकल मिनरल, इसका मतलब क्या है? Now these are not those minerals that are found less. ठीक है, ये यूजुअल एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर ये कम होता है तो ये क्रिटिकल होता है. नहीं, it is not that it is less. It is those minerals that are important for economic development. जो minerals economic development के लिए important है and
for national security. Okay, so these are the two important terms that define a critical mineral. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर्स. नाउ कॉपर वायर्स आर गुड कंडक्टर्स. ये अगर ना हो, वी नो दैट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है या पूरा ये जो सिस्टम है डिसरप्ट होगा, हमारी इंडस्ट्रीज डिसरप्ट होंगे. सो इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो इट इज लिंक्ड टू आवर नेशनल सिक्योरिटी. हमको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर मिनरल. दैट इज क्रिटिकल मिनरल. सो ऐसे हम देखते हैं कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं? 30. सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. कोई कंट्री बोलता है कि 7, 10, सम ऑल्सो कैन से 100, बट फॉर अस वी हैव आइडेंटिफाइड 30. तो हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? सो हियर वी हैड द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. सो मिनरल्स से रिलेटेड रिमेंबर माइंस का मिनिस्ट्री जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक कमिटी पहले गठित की थी. डॉक्टर वीना वॉज हेडिंग इट. ओके, डॉक्टर वीना कुमारी. सो इन्होंने पहले क्या किया? हाउ डिड दे डिसाइड की दिस कमिटी डिसाइड दैट 30 मिनरल्स ओनली शुड बी देयर? 3 स्टेजेस में किया. पहले देखा कि दूसरे कंट्रीज में कौन से क्रिटिकल मिनरल्स है. फिर हमने देखा अपने मिनिस्ट्रीज को कोऑर्डिनेट करने के बाद, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट किया एंड वी गॉट द लिस्ट व्हाट दे थॉट वाज इंपॉर्टेंट. एंड देन वी ऑल्सो सॉ सम स्टैटिस्टिकल डेटा. दैट इज द थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज में हमने स्टैटिस्टिक्स देखा कि अगर ये क्रिटिकल मिनरल है, आर वी रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स, डू वी हैव सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. तो ऐसे करके हमने डिसाइड किया कि 30 मिनरल्स आर एसेंशियल एंड आर क्रिटिकल. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोबाल्ट, निकल, वी हैव पोटैश, फॉस्फोरस, बिकॉज दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एज वेल, नहीं तो हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, राइट? वी ऑल्सो सी कॉपर, ग्राफाइट, लिथियम, बहुत सारे ऐसे 30 मिनरल्स है. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, रिलेट, इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी? कौन से सेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है? अगर इस्तेमाल होता है देन आप लगभग एस्टिमेट लगा सकते हो कि यस, देन दिस इज अ क्रिटिकल मिनरल. Okay, so you have a rough idea about what is critical mineral. Now, what is India doing to ensure that we have a good amount of critical minerals? So, यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि पहले हमने एक नया मिशन बनाया है इस बजट में, जो 24-25 का बजट है. The name of the mission is Critical Mineral Mission. राइट, तो क्रिटिकल मिनरल मिशन अनाउंस कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, उसका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड उसका सब्सिक्वेंट यूजेज. सो ऑल ऑफ दैट विल बी सीन अंडर क्रिटिकल मिनरल मिशन. द नेक्स्ट एस्पेक्ट, हमने एक समिट भी देखा था, क्रिटिकल मिनरल समिट. दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. वी हैव सीन दैट वी हैव साइंड MOUs बहुत सारे कंट्रीज के साथ, जैसे कि अर्जेंटीना. तो अगर आपने पास्ट बुक हमारे जीके मंत्रा पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव आल्सो नोन दैट अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जहां पे लिथियम रिसोर्सेज ज्यादा है, वी हैव आल्सो काइंड ऑफ क्रिएटेड इंक्रीज्ड आवर रिलेशंस विद देम. हम माइनिंग स्टार्ट करना चाहेंगे. इसके लिए यू ऑल्सो हैव सीन अबाउट काबिल. काबिल इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड. और ये MOU साइन किया है अर्जेंटीना से, बिकॉज lithium triangle. Which is the lithium triangle? Again, answer in the chat box. Let me see if you have got this correct. Now I'm also noting down that which are the questions I've asked you, क्योंकि next discussion में I am going to see in the comment box how many of you all have answered this correctly. So my question again is, कितने lithium triangles में which are the 3 countries that are called as the lithium triangle? So anyway, coming back to it, lithium is our major component here, और हम काबिल जैसे PSUs are also exploring in countries like Argentina. Further, हमने amend किया है ये Mines and Minerals Act of 1957. Okay, Mines and Minerals Act of 1957 का act है.
और इसमें हमने देखा है that we have added 6 minerals that can be allowed exploration from the public sector. पहले of course this was not allowed, and now we're allowing private sector to also explore. That means we are increasing our private sector collaboration in this minerals also. तो ऐसे तरह के हम देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट पुश कर रही है in the minerals industry. One more such recent example that crosses my mind is with regard to drones. So ये भी एक recent news में था, मरूथ drones, अगर आपने सुना होगा, जीके मंत्रा में हमने डिस्कस किया है. मरूथ drones are those drones that are created by again a PSU for mineral exploration. तो minerals की mapping और सब कर सकते हैं through the help of drones. Drones का दूसरा usage. So Maroot drones is also one such application. So ऐसे तरीके से हम देखते हैं government is focusing on this sector. But now there's one more angle to it, that we should now also focus on Africa. So it is said कि Africa में 30% of the world's known critical minerals reserves are found. और अफ्रीका की अभी स्ट्रैटेजी अलग है. पहले अफ्रीका एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल, नाउ इट इज प्लानिंग टू प्रोसेस इट एंड देन एक्सपोर्ट. तो यहां पे इंडिया कैन स्टेप अप एंड कोलैबोरेट विद अफ्रीका इन द प्रोसेसिंग काइंड ऑफ इंडस्ट्री. तो हमको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी, हम यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड क्रिटिकल मिनरल ऑफ कोर्स हासिल कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर द पॉजिटिव वेज दैट वी कैन नाउ लिंक विद अफ्रीका, बिकॉज वी नो दैट चाइना जो है इट इज लीडिंग इन योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन. यहाँ पे इट इज प्रमोटिंग. तो चाइना फैक्टर को हम दूर करने के लिए, कम करने के लिए, we can definitely collaborate with these countries and of course take the benefits of the same. So this is all with regard to this, and recently हमने देखा, हमने MOUs भी sign किया है with countries like Zimbabwe and Zambia, and how we are cooperating with them with regard to जियोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल डिपॉजिट मैपिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब हम यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं. सो देयरफॉर वी सी दैट लैंड ऑफ फ्यूचर अफ्रीका, एज सेड बाय आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर. तो यहाँ पे हम ज्यादा हमको बेनिफिट कर सकते हैं. एनीवे, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू सिंगापुर. तो बहुत हमने सिंगापुर के साथ डिस्कस किया है. सिंगापुर रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर गए थे ब्रूनेई एंड देन ही वेंट टू सिंगापुर, राइट. सो ऑफ कोर्स बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैक्ट्स साइन किए गए हैं. सो फर्स्टली, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? इट इज लॉरेंस वोंग. लॉरेंस वोंग. ओके, नाउ in the recent summit that we have, firstly let's understand, अगर हम historical ties देखें या हमारी हिस्ट्री देखें, the two countries have very well collaborated in the past. We have a common linkage. कैसा linkage? जैसे कि दोनों usage of English. And why English का usage? Because दोनों same colonial history experience करते हैं. Okay, the English that ruled. So we have Singapore as well as India. Apart from that, हम देखते हैं Singapore and India में we see a lot of in Singapore we see a lot of Indian diaspora. Tamil is also one of the official languages. जो उनके 4 official languages में Tamil is also one common language. We also see that history की अगर हम बात करें, आजाद हिंद फौज. So history में आपने देखा होगा, who started आजाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस. कब? October 21st, 1943. So 1943 it was founded, Azad Hind Fauj was founded in Singapore. Again a common link between India and Singapore. So history also हम देखते हैं बहुत हम closely connected थे, and soon 1965 में we established good relations. In fact, India was one of the first countries to recognize Singapore. And of course, जब अभी 2025 में we've got 60 years that are going to be completed, right? So इसमें हम देखते हैं that yes,
ये रिलेशनशिप इंक्रीज हुआ है फ्रॉम पार्टनरशिप टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड नाउ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो ये हर लेवल में इंक्रीज हुआ है एंड डिफरेंट सेक्टर्स में हमने कोलैबोरेट किया है. तो अभी का जो पैक्ट है इट इज विद रिगार्ड टू सेमीकंडक्टर. सो इन द रिसेंट टाइम्स वी ऑल्सो सीन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पे भी फोकस करता है. 76,000 करोड़ यहाँ पे हमने दिया है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव change for us where we can also increase our manufacturing, increase employment and other sectors with creating this semiconductor ecosystem in the country. तो ये था India Singapore relations and the history that we see. Okay, before also doing this, let's also see that remember common groupings की अगर हम बात करें, even though जो सिंगापुर ब्रूने हैं दे वो आसियान और इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी सिंगापुर जो है इट हैज आल्सो बीन इन कॉमन ग्रुपिंग्स जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी हैव द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. ओके, सो 2023 में सिंगापुर आल्सो जॉइन दिस ग्रुपिंग्स. ओके, दोनों इंडिया के कोलैबोरेटिव एफर्ट से बने थे, ISA एंड GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. अपार्ट फ्रॉम दैट हम आयोरा की बात करते हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM की बात करते हैं. ऑल ऑफ दीज ग्रुपिंग्स सिंगापुर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ. सो कॉमन ग्रुपिंग्स में बहुत सारा कनेक्शन हमको दिख रहा है एंड दिस कैन बी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. So let's proceed to the next article. Now again with regard to international news, we see that France will get its new prime minister. Now France का नया prime minister, remember this can be a one-liner. So this is Michel Barnier. Michel Barnier is being selected as the new prime minister by the president. President का नाम क्या है? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. तो इनके पहले अगर हम मिकेल बार्नियर के पहले देखते हैं, it was Gabriel Attal who was the prime minister. However, we are seeing that 2 महीने में कुछ इलेक्शंस होने के बाद मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली थी and therefore we see Emmanuel Macron named this Michel Barnier who was a former Brexit के negotiator भी रहे हैं, so a leading personality, 73 year old, so he's got the experience and we're going to see कि if he is able to get the or pass the no confidence motion अगर उनके पास majority होगी तब. So that is left to see, but it is for now it is named so by Emmanuel Macron. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Let's proceed to the last article of the day and this is with regard to a book. तो book related questions आ सकते हैं, तो जल्दी से देखते हैं कौन सा book अभी release हुआ है. Now this is a book that is related with ISRO. Name of the book is ISRO Exploring New Frontiers to the Moon, the Sun and Beyond. I'll repeat it once again. The name of the book is ISRO Exploring New Frontiers to the Moon, the Sun and Beyond. ये जो बुक है it's a coffee table book. Now again, what do you mean by the term a coffee table book? This is a book जो बड़ा होता है, it is very illustrious, बड़े बड़े pages, hard cover होता है. So you can see in the picture alongside. So this is mainly why is it called coffee table is because it's a good conversational starter. इसको cocktail book भी कहते हैं because it acts like a good conversational starter, to have short conversations, small talk करने के लिए. Therefore it gets its name from coffee table. But if you see, it is more illustrious, बड़ा मोटे मोटे पेजेस होते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, illustrious होते हैं and that's why it's the coffee table book. So this is mainly published by which newspaper? पूछ सकते हैं. This is the Hindu. तो यहाँ पे आप देखते हो the editor of the Hindu as well, Suresh Nambat and T.S. Subramaniam. This one is T.S. Subramaniam who's the curator of the book. Okay, so this is mainly more picture, कुछ ज़्यादा novel जैसा नहीं है, but anyway we've understood a lot with this. Anyway, this is all with regard to today's news articles. I hope you've understood all of them. Don't forget to watch the video of the 20 CLAT questions जहाँ पे हम discuss करेंगे आज के important questions. Thank you so much for watching.